नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी दर्शकों का दूरदर्शन मध्य प्रदेश के इस खास कार्यक्रम नमस्कार एमपी में। आज मैं हूं आप सभी के साथ शष्टिका और आज दर्शकों कार्यक्रम में हम आपके लिए लेकर आए हैं एक बेहद ही खास और महत्वपूर्ण यानी कि इम्पॉर्टेंट विषय। जी हाँ, सर्दियों में कैसे अपने आहार का आपको ध्यान रखना है। इसी के साथ हम बात करेंगे रेड क्रॉस सोसाइटी पर, उसके बारे में आप सभी को बताएंगे, परिचय देंगे। लेकिन इन सभी बातों के पहले सबसे पहले आप हमारे फ़ोन नंबर्स नोट डाउन कर लीजिए। जी हाँ, क्योंकि हमारा कार्यक्रम लाइव फोन इन कार्यक्रम है, आप हमसे जुड़ सकते हैं और आज के विषय पर हमारे साथ बात भी कर सकते हैं। तो हमारे फ़ोन नंबर्स आप लिख लीजिए। हमारा जो लैंडलाइन नंबर है वो है 0755 6 266 0049। इसी के साथ एक टोल फ्री नंबर भी है 1800 233 0040। जी हाँ, इन नंबर्स के माध्यम से आप हमसे जुड़ सकते हैं। बढ़ते हैं और आगे, और हमेशा की तरह कार्यक्रम में सबसे पहले हम आपको तिथि से अवगत कराते हैं। तो जी हाँ, आज भी हम आपको बतलाते हैं, चलिए कि क्या है आज की तिथि। विक्रम संवत 2080 माह है मार्गशीर्ष और आज है इस माह के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि। तारीख है 20 दिसंबर और दिन है बुधवार। इसी के साथ कामना करती हूँ कि आप सभी का आज का दिन मंगलमय हो। आगे बढ़ेंगे और आपके साथ साझा करेंगे आज के दिन यानी कि 20 दिसंबर के दिन का इतिहास। जी हाँ, डालते हैं नज़र उन सभी घटनाओं पे जो घटित हुई थी आज के दिन इतिहास में। सन 1942 में कलकत्ता पर जापानियों ने अपना पहला हवाई हमला किया था। सन 1985 में तिरुपति में भगवान वेंकटेश्वर को रत्न जड़ित मुकुट पहनाया गया था। दर्शकों, आपको बताना चाहूँगी कि उस समय उस मुकुट की कीमत 5.2 करोड़ रुपए आंकी गई थी। जी हाँ, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं सन 1988 में संसद में संविधान संशोधन के माध्यम से मतदान करने की आयु 21 से घटाकर 18 साल करने संबंधी विधेयक को मंजूरी दी गई थी। सन 1990 में भारत और पाकिस्तान एक दूसरे पर परमाणु हमला नहीं करने पर सहमत हुए थे। सन 1999 में पुर्तगाल ने मकाऊ क्षेत्र चीन को सौंपा था। इसी साल अंतरिक्ष यान डिस्कवरी हबल टेलीस्कोप की मरम्मत करने के लिए रवाना हुआ था। सन 2002 में आज के ही दिन दक्षिण कोरिया ने उत्तर कोरिया मुद्दे पर संयुक्त राज्य अमेरिका से सहयोग मांगा था। और आज ही के दिन 2008 में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने जमा कर्ज पर ब्याज दरें घटाई थी। तो जी हाँ, ये सारी वो घटनाएं थी जो आज के दिन 20 दिसंबर के दिन बीते हुए कल में घटित हुई थी। और अब आगे बढ़ेंगे और आपके साथ साझा करेंगे आज का सुविचार। जीवन कठिन तब लगता है जब हम स्वयं को बदलने की बजाय दूसरों को बदलने का प्रयास करते हैं। जी हाँ दर्शकों, बिल्कुल सही कहा है कि कई बार मुश्किलें इसलिए हो जाती हैं कि हम चाहते हैं हमारे आसपास की चीज़ें बदल जाएं, आसपास के लोग बदल जाएं, पर शायद ज़रूरत हमारे बदलने की होती है। और सबसे जो महत्वपूर्ण बात है वो है हमारे दृष्टिकोण को बदलने की। तो जी हाँ, कई बार बड़ी बड़ी मुश्किलें भी अपना दृष्टिकोण बदल देने से सॉल्व हो जाती हैं। जी हाँ, तो इसको आजमा कर देख लीजिएगा। बिल्कुल, और इसी के साथ आगे बढ़ेंगे और जैसे कि मैंने बताया था कि आज हम रेड क्रॉस सोसाइटी पर बात करेंगे, आपको परिचित कराएंगे कि रेड क्रॉस सोसाइटी क्या है। तो आज इस संबंधित चर्चा के लिए हमारे साथ जो विशेषज्ञ हैं, आइए उनसे आपकी मुलाकात करा देते हैं। डॉक्टर गगन कोहले सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आप चेयरमैन हैं रेड क्रॉस सोसाइटी में। इसी के साथ दर्शकों, मैंने आपको बताया था कि हम सर्दियों में अपने पोषण, अपने आहार का ख्याल कैसे रखें, इस विषय पर भी आज आपके साथ हम चर्चा करेंगे। और इस विषय पर चर्चा के लिए हमारे साथ हैं रश्मि श्रीवास्तव जी। मैम, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। आप न्यूट्रिशन एक्सपर्ट हैं। बिल्कुल दर्शकों, तो चलते हैं। सबसे पहले हम गगन सर से शुरुआत करते हैं। और सर, बहुत सारे लोग रेड क्रॉस सोसाइटी से परिचित नहीं है, तो मैं सबसे पहले चाहूँगी कि आप उसका परिचय हमारे दर्शकों को दें। रेड क्रॉस एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था है और लगभग 170 देश मिलकर इस संगठन में कार्य करते हैं। सन 1863 में युद्ध के दौरान जे हेनरी डुनॉट द्वारा इस संस्था का प्रारंभ किया गया था और चूँकि युद्ध में हताहत लोगों के लिए यह कार्य
शुरू हुआ था और यह सेवा कार्य के रूप में इसकी शुरुआत हुई थी। अपने भारत में इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी सन 1920 में संसद में एक स्पेशल बिल द्वारा यह पारित संस्था है। जी बिल्कुल सर, जो इसका स्ट्रक्चर है रेड क्रॉस सोसाइटी का, इसका जो संरचना है ये किस तरह से करी गई है, ये हमारे दर्शकों को बताएं, क्योंकि इस चीज़ को समझना बेहद ज़रूरी है। अखिल भारतीय स्तर पर महामहिम राष्ट्रपति जी इस इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी के अध्यक्ष होते हैं और माननीय केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जी उसके राष्ट्रीय स्तर पर चेयरमैन होते हैं और सारे स्टेट के जो मेंबर्स होते हैं वह एक कमेटी होती है जी। उसी प्रकार राज्यों में जो महामहिम राज्यपाल महोदय जो रहते हैं वह हमारे प्रदेश के महामहिम माननीय मंगू भाई जी पटेल जी हमारे अध्यक्ष हैं जी। और उसके अतिरिक्त चेयरमैन, वाइस चेयरमैन एवं कोषाध्यक्ष, यह 3 मानसेवी पद होते हैं जो कि सभी जिले से निर्वाचित प्रतिनिधियों द्वारा यह निर्वाचित 3 मानसेवी कार्यकारिणी के अतिरिक्त यह इसकी संरचना होती है। इसी प्रकार जिलों में जो जिलाध्यक्ष महोदय होते हैं वह जिले के इस रेड क्रॉस सोसाइटी के अध्यक्ष होते हैं और वहाँ पर भी इस तरह से चेयरमैन, वाइस चेयरमैन और कोषाध्यक्ष और अन्य कार्यकारिणी सदस्य मिलकर इसकी रचना, इसी तरह से यह ब्लॉक स्तर तक, तहसील स्तर तक भी यह संरचना पूरी कार्य करती है। जी बिल्कुल। सर, रेड क्रॉस ये जो नाम है इसका कोई महत्व है? इसका नाम रेड क्रॉस ही क्यों रखा गया? इसका नाम तो जो चूंकि रेड क्रॉस है जी, लेकिन इसका जो सिंबल है वो रेड प्लस में है, तो थोड़ा सा इसमें, और चूंकि मैंने जैसा बताया आपको कि यह अंतर्राष्ट्रीय संस्था है, कहीं कहीं इंटरनेशनल रेड क्रॉस और रेड क्रिसेंट के रूप में भी यह कार्य करती है। रेड क्रिसेंट के रूप में भी ये कार्य करता है। जी हाँ बिल्कुल। तो दर्शकों, चलते हैं फिलहाल रश्मि मैम के पास। और मैम, जैसे कि आज जो हमारा विषय है वो है सर्दियों में अपने आहार और पोषण का ख्याल कैसे रखें, तो मैम सबसे पहले हम यही बात कर लेते हैं, हमारे दर्शकों को बता देते हैं कि सर्दियों में कैसे अपने आहार का ध्यान रखना है, कैसा आहार होना चाहिए सर्दियों में। जी, बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपका। सर्दियों में क्या होता है कि इम्यूनिटी थोड़ा सा हमें मेंटेन करना रहता है, क्योंकि सर्दियों में हमें रेस्पिरेटरी डिसीज़ ज़्यादा होती है, स्पेशली छोटे बच्चों में भी और बड़ों में भी। तो मतलब लंग्स डिसीज़ ज़्यादा होती है, पल्मोनरी डिसीज़ होती हैं, तो इनको प्रिवेंट करने के लिए, इनको रोकथाम के लिए कोशिश करना चाहिए कि हमारे आहार में ऐसे न्यूट्रिएंट्स हो जो हमारा इम्यूनिटी लेवल बढ़ाते हैं, जिसे हम इम्यूनो न्यूट्रिएंट्स बोलते हैं। तो जैसे विटामिन ए है, विटामिन सी है, विटामिन ई है, जिंक है और आयरन है, विटामिन सी है, इन सबको हम क्या बोलते हैं, पावर हाउस बोलते हैं, मतलब हमारी बॉडी का पावर हाउस है ये, तो इम्यूनिटी बढ़ाते हैं ये। तो ऐसे हमें पोषण तत्व लेना है जिसमें कि हमारी इम्यूनिटी बढ़े, इम्यूनिटी लेवल अच्छा रहेगा तो हम इन डिसीज से, इन बीमारियों से लड़ पाएंगे। तो सर्दियाँ तो वैसे ही इतना अच्छा मौसम, प्रकृति ने हमें ऑलरेडी एक रंग बिरंगी सब्जियों का दिया जाता है, इसमें रंग बिरंगी सब्जियाँ हमें मार्केट में मिलती हैं, तो हम उसका सेवन करें। और कलरफुल वेजिटेबल्स में तो सभी तरह के पोषक तत्व पाए जाते हैं, और उसी के साथ साथ जो फल हैं, जैसे विटामिन सी रिच फ्रूट्स भी आते हैं इस मौसम में ज़्यादा से ज़्यादा, तो उनका ज़रूर सेवन करें। इसके अलावा आयरन रिच फूड भी हमें डाइट में शामिल करना चाहिए। जी बिल्कुल। मैम, आपने अभी फ्रूट्स का जिक्र किया, तो मैम ठंड का मौसम है, कई लोगों को ये शिकायत और ये परेशानी होती कि वो इस मौसम में अगर वो फल खाते हैं, खासतौर से साइट्रिक जो फल होते हैं, वो खाने से उनको सर्दी हो जाती है, तो मैम ऐसे में क्या करें? जी, ये भ्रांति है कि हम कुछ भी खाते हैं या कोई भी फ्रूट ऐसा लेते हैं विटामिन सी वाला, जैसे कि अमरूद हो गया जी, पाइनएप्पल हो गया, तो इनको खाने से हमें सर्दी या खांसी हो जाएगी, या शाम के वक्त केला खा लिया जी, तो जी। ये चीज़ें भ्रांति हैं। पहले अपनी बॉडी का रिएक्शन देखें कि हमें कौन सा फ्रूट हमें नुकसान, किसी को फ्रूट एलर्जी भी होता है, तो अगर जो फ्रूट एलर्जी है उसको ना लें। लेकिन आमतौर पर आम जनता के लिए मैं कहना चाहूँगी कि कोई भी फल आपके लिए नुकसानदायक नहीं है। इस मौसम में जो मौसमी फल हैं वो ज़रूर लें, क्योंकि अमरूद तो गर्मी में आता नहीं है, तो जो इस समय अमरूद आ रहा है उसमें बहुत रिच उसमें विटामिन सी पाया जाता है। साथ ही साथ आंवला,
इसका जो विटामिन सी है बिल्कुल वोलेटाइल नहीं रहता है, बिल्कुल हाईएस्ट रिस्क में विटामिन सी प्रचुर मात्रा में मिलता है। तो इसका सेवन ज़रूर करें। आंवला की चटनी लें या आंवले का मुरब्बा लें, जो पुराने ज़माने में हमारी दादी नानी बनाती थी। तो इस तरह का सेवन करेंगे तो इससे कोई हमारी बीमारी नहीं होगी, कोई हमें सर्दी खांसी नहीं होती है। जी बिल्कुल। यहाँ पर हमारे साथ एक कॉलर जुड़ गए हैं, अशोक जी जबलपुर से हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है, अपना प्रश्न करें। जी, मेरा प्रश्न ये है डॉक्टर मैडम जी से कि ये हम जानना चाहते हैं कि सर्दियों में कौन कौन सी गर्म चीज़ें खाना चाहिए और कितनी मात्रा में खाना चाहिए, जिससे कि शरीर में लगे ठंड कम से कम लगे, लोग अपना काम धाम कर सके, ये अच्छा रहे, शरीर के लिए स्वास्थ्यवर्धक हो। जी देखिए, कुछ भी हम खाते हैं तो हमारा बॉडी टेम्परेचर तो ऑलरेडी गर्म रहता है। तो ये भी एक भ्रांति है कि गर्म और ठंडा खाना, ऐसा नहीं होता है। ज़्यादातर हमें प्रोटीन रिच डाइट लेना चाहिए इस समय, और फाइबर अच्छा रखना चाहिए। तो फाइबर के लिए जैसे कि अभी श्री अन्न यूज़ करें, जैसे कि रागी है, बाजरा है, ज्वार है, गुड़ है, इन सब का सेवन जो हम पुराने ज़माने में भी करते थे शायद, तो उसका प्रयोग अच्छे से करें। और मात्रा ऐसा रहता है कि बहुत सारे मिलेट्स, बहुत सारे अनाज एक साथ मिला करके नहीं खाना है आपको, कि मल्टीग्रेन आपको खा रहे हैं तो सारे अनाज एक साथ मिला लिए, तो उसमें क्या फाइबर की मात्रा बढ़ जाती है, तो कई बार आपको पेट की प्रॉब्लम हो सकती है। तो एक बार में एक ही श्री अन्न का प्रयोग करें और धीरे धीरे अपनी डाइट में स्टार्ट करें, कि ऐसा नहीं कि रोज़ ही बाजरा रोटी खाने लगे या गेहूं की रोटी छोड़ दी। तो गेहूं में आप थोड़ा थोड़ा मिलाना स्टार्ट करें, और कम से कम 50 से 60 ग्राम मात्रा आप ले सकते हैं। तो उससे भी आपका शरीर में प्रोटीन रिच डाइट है तो प्रोटीन अच्छा बढ़ेगा। दूसरी बात, जैसे कि हाई बायोलॉजिकल प्रोटीन्स होते हैं, जैसे दालें हैं, अंकुरित हैं, और दही है, दूध है। ऐसा नहीं कि दही से नुकसान करेगा, ताज़ा दही आप बिल्कुल ले सकते हैं, और दूध की चीज़ें लें, पनीर लें, अंडा लें, जो इस तरह की चीज़ें, फिश है, तो ये सब हाई प्रोटीन में आता है, हाई बायोलॉजिकल वैल्यू प्रोटीन रहता है इसमें। तो ये आपकी बॉडी के लिए आपको इस समय अच्छा रहेगा। और साथ ही साथ इस समय क्या रहता है कि कई बार देखा जाता है कि पाचन क्रिया अच्छी रहती है, अच्छा डाइजेस्ट हो जाता है। तो इसमें फाइबर अच्छा रखें, प्रचुर मात्रा में रखें, तो ये आपके लिए लाभदायक होगा। जी बिल्कुल। जैसे कि मैम इसके पहले हम बात कर रहे थे कि फल हमें नुकसान नहीं करते हैं, सर्दी नहीं करते हैं। मैम दही का जिक्र भी निकला था, तो मैम दही इस मौसम में खाना सही रहेगा? क्योंकि कई लोगों को शिकायत दही से भी हो जाती है कि सर्दी हो रही है, या फिर ये भी एक भ्रांति है? ये भी एक भ्रांति है मैम। दूध में लैक्टोज होता है, दही में जो है पार्शियली डाइजेस्टेड प्रोटीन रहता है। प्रोटीन इज इटसेल्फ अ इम्यूनो न्यूट्रिएंट, मतलब एक प्रोटीन जो है इम्यूनो न्यूट्रिएंट का काम करता है, इम्यूनिटी लेवल बढ़ाता है। तो अगर इम्यूनिटी अच्छी रहेगी तो क्यों नुकसान करेगा वो। तो दही आप जो है ताज़ा बना लें, बहुत ज़्यादा खट्टा ना लें। अगर ऐसा लग रहा है तो दही कड़ी के रूप में भी आप ले सकते हैं। अगर आपको ऐसा प्रॉब्लम है, अगर दिमाग में है साइकोलॉजिकली कि दही नुकसान करता है, तो आप दही कड़ी फॉर्म में ले सकते हैं। मतलब जो दूध का फटा हुआ चीज़ रहती है, पनीर है, छाछ है, दही है, इनका प्रयोग आप सर्दी में बिल्कुल कर सकते हैं, इससे कोई नुकसान नहीं है। और ये देखें अगर एलर्जी है तो उसे ना लें। जी, यानी कि हमें ध्यान रखना होगा कि कौन सी चीज़ हमें सूट कर रही है और कौन सी सूट नहीं कर रही है ना। मैम ठंड के बढ़ते प्रभाव को देखते हुए बुज़ुर्गों को यह सलाह दी जाती है कि वे सूर्य निकलने के बाद ही सैर पर निकलें। तो मैम क्या इसका भी थोड़ा सा मैं चाहूँगी कि हमारे दर्शक इस बारे में भी जानना चाहेंगे, क्योंकि देखिए ठंड बहुत ज़्यादा बढ़ रही है और आहार के साथ साथ स्वास्थ्य का भी ख्याल रखना उतना ही ज़रूरी है। तो मैम इस बात पर आप क्या कहना चाहेंगे कि कितने बजे, वैसे तो सुबह जल्दी उठना हम सभी के लिए अच्छा होता है, लेकिन ठंड को ध्यान में रखते हुए खासतौर से हमारे बुजुर्गों के लिए आप क्या सलाह देना चाहेंगे? बुजुर्गों के लिए मैं कहना चाहूँगी कि इस समय क्या होता है कि कार्डियोवास्कुलर डिसीज जैसे हार्ट अटैक्स है, स्ट्रोक है, ये डिसीजेज ज़्यादा बढ़ जाती हैं। ये अभी से इसका प्रभाव नहीं रहता है, ये रहता है कि हम साल भर में हमने क्या खाया, उसका प्रभाव हमें अब दिखता है। तो जैसा आपका प्रश्न है कि सुबह में जल्दी उठ करके सूर्य उदय के बाद हम निकलें, तो ये सही बात है। बहुत ज़्यादा कम टेम्परेचर पर निकलते हैं तो ऑब्वियस है कि कोलेस्ट्रॉल आपको नुकसान पहुंचा सकता है। तो उस समय क्या होता है कि ब्लड सर्कुलेशन प्रॉपर नहीं रहता है। तो थोड़ा धूप में ज़रा टेम्परेचर अच्छा हो जाए, साथ ही साथ आपको उसमें विटामिन डी भी मिले, तो विटामिन डी अच्छे से मेटाबोलाइज करता है कोलेस्ट्रॉल को। कोलेस्ट्रॉल के मेटाबॉलिज्म में विटामिन डी अच्छा रोल प्ले करता है। तो कोशिश करें धूप में निकले जिसमें टेम्परेचर आपका नॉर्मल रहे, अच्छा रहे, बॉडी का टेम्परेचर भी आपका मेंटेन कर सके। और साथ ही साथ कोलेस्ट्रॉल के ना बढ़े तो उसके लिए भी ध्यान रखें कि खान पान का ज़रूर ध्यान रखें। इस समय जो कि बहुत इच्छा होती है कि हम लोग बारिश में हम लोग तली हुई चीज़ें ज़्यादा खा लेते हैं भजिए हैं, समोसे हैं, कचौड़े हैं, तो उसका जो असर है वो हमें सर्दियों में दिखता है। तो हमें साल भर ही अपना बैलेंस डाइट मेंटेन करना चाहिए
और ये देखना चाहिए कि हम किस मात्रा में कितना खा रहे हैं। क्योंकि कई बार सर्दियों में हम बहुत ज़्यादा घी लगाकर रोटियां खाने स्टार्ट कर देते जी, हैं, बिल्कुल। लेकिन वो कहीं ना कहीं सैचुरेटेड फैट, हमें जितना अमाउंट हमें बोला गया है, जैसे कि सिर्फ 5 से 10 ग्राम ही लेना चाहिए पर डे, तो उतना ही रखें। अत्यधिक मात्रा में लेंगे तो वो नुकसान होगा। जी बिल्कुल मैम। अब जब आपने घी की बात निकाल दी है कि क्योंकि बीता हुआ जो हमारा सीज़न था वो बारिश का था, और उस बारिश के सीज़न में बहुत सारी अनहेल्दी fat, चीज़ें, क्योंकि जी। घर के अंदर रहना है, बारिश हो रही है, तो तेल का इंटेक बहुत ज़्यादा हो जाता है, और सर्दियों में हमें असर भी देखने मिलता है, जी। क्योंकि सर्दियों में घर से निकलना कम हो जाता है सर्दी जी, के कारण। जी। जी हाँ बिल्कुल। और मैम इस बिल्कुल मैम आपसे सवाल हम जारी रखेंगे, लेकिन यहाँ पर दर्शकों हम देखेंगे कि हृदय रोग से प्रभावित व्यक्तियों को ठंड के प्रकोप से बचना चाहिए, हल्का व्यायाम करते रहना चाहिए। बिल्कुल दर्शकों, जो भी हृदय संबंधित बीमारियों से ग्रस्त हैं, उनको देखिए ऐसे मौसम में बिल्कुल समझ सकते हैं कि थोड़ा सा जो हमारी एक्टिविटीज़ हैं वो कम हो जाती हैं, लेकिन ऐसे हृदय रोगियों को अपना स्वास्थ्य का ध्यान 12 महीने रखना है। ठंड से प्रभावित ज़्यादा मत होइए, और देखिए धूप थोड़ा सा हल्की से निकलने के बाद भी आप अपनी वॉक को मेंटेन रख सकते हैं। तो बिल्कुल अपनी बॉडी की एक्टिविटी बनाए रखिए, क्योंकि हृदय रोगियों को बहुत ज़रूरी होता है, उससे कोलेस्ट्रॉल आपका मेंटेन होता है। बिल्कुल। और जैसे कि आज हम रेड क्रॉस पर बात कर रहे थे, रेड क्रॉस सोसाइटी पर आज गगन सर से बात कर रहे थे। सर, मैं जानना चाहूँगी कि जो रेड क्रॉस सोसाइटी है स्वास्थ्य के क्षेत्र में क्या क्या कार्य करती है, किस किस तरह के अपनी सेवा दे रही है? जैसे कि हमारा रेड क्रॉस का नारा है, सेवा धर्म हमारा है। जी। तो जो सेवा का कार्य है उसमें स्वास्थ्य तो समाहित है ही, और जैसा कि रेड क्रॉस का इतिहास भी है कि जब नोबेल प्राइज़ 1901 में जब उसकी शुरुआत हुई थी, तो जो प्रथम नोबेल पुरस्कार है, और यह अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार सेवा के क्षेत्र में यह इंटरनेशनल रेड क्रॉस सोसाइटी को ही दिया गया था। और सेवा के कार्य में हम भिन्न भिन्न परिस्थितियों में, जैसे कि आपदा हो, अन्य सामान्यतः कोई यहाँ पर एंडेमिक, पैंडेमिक, और जो भी तरह के सेवा के क्षेत्र के कार्य हैं, वह सारे सेवा के क्षेत्र के कार्य में रेड क्रॉस अपना पूरा सहयोग देती है, और उसके जो वॉलंटियर्स है, कार्यकर्ता है, वह अपने पूरे इस काम में लगते हैं। तो जैसा मैं बताना चाहूँगा आपको कि अभी माननीय प्रधानमंत्री जी ने अभी अपने मध्य प्रदेश से ही एक थैलेसीमिया, सिकल सेल एनीमिया और उसे इस क्षेत्र में कार्य करने के लिए यह शुरुआत की, और उसको एक राष्ट्रीय कार्यक्रम के रूप में उसको एक मान्यता देकर यह कार्य विगत दिनों मध्य प्रदेश से ही शुरू हुआ था। और इसमें जो अपने मध्य प्रदेश के 20 जिले, जिसमें कि 89 हमारे ब्लॉक जो सिकल सेल से पीड़ित हैं, उस क्षेत्र में पूरा रेड क्रॉस और प्रशासन, शासन, स्वास्थ्य विभाग के साथ साथ हम लोग इस सिकल सेल उन्मूलन वाले कार्य में हम अपना पूरा सहयोग देते हैं। और वह एक स्वास्थ्य का ही एक बहुत बड़ा मुद्दा है, और इसमें रेड क्रॉस पूरा अपना कार्य करती है। जी बिल्कुल। सर, रेड क्रॉस का ब्लड बैंक भी है, तो मैं चाहूँगी आप इस बात पर भी प्रकाश डालें। रेड क्रॉस के द्वारा मध्य प्रदेश में 8 जिले हैं जहां पर कि ब्लड बैंक संचालित होता है, और हम उस ब्लड बैंक में निःशुल्क, क्योंकि रेड क्रॉस का कार्य है, और हम उसमें निःशुल्क ब्लड जब ज़रूरत पड़ती है तो उनको देते हैं। साथ ही चूँकि रेड क्रॉस एक सोसाइटी है और सारे लोग अपने वॉलेंट्री सर्विस देते हैं, और इसमें भी हमारा यह 2 वर्गों में कार्य भी इसका होता है। इसका प्रथम वर्ग है जूनियर रेड क्रॉस, जिसमें 12 से 17 वर्ष के अध्ययनरत छात्र छात्राएं यह जूनियर रेड क्रॉस के रूप में कार्य करते हैं, और जो महाविद्यालयीन छात्र हैं 18 वर्ष से अधिक हैं, वह युवा रेड क्रॉस, यूथ रेड क्रॉस के रूप में अपने कार्य करते हैं। तो हम लोग यूथ रेड क्रॉस में उन लोगों को प्रोत्साहन करने के लिए समय समय पे ब्लड डोनेशन कैंप
क्योंकि रेड क्रॉस की पहचान एक ब्लड डोनेशन और ब्लड बैंक से है। तो इस क्षेत्र में हम हर वर्ष अपना जो 12 जनवरी को अंतर्राष्ट्रीय युवा वर्ष होता है, उसमें हम सारे युवाओं से आह्वान करते हैं कि अधिक से अधिक अपना रक्तदान दें और वह ज़रूरतमंद को काम आए। जी बिल्कुल। दर्शकों, रेड क्रॉस का मैं आपको बताना चाहूँगी कि रेड क्रॉस का नाम ब्लड बैंक के क्षेत्र में इतना ज़्यादा है कि जब भी सर ब्लड की ज़रूरत पड़ती है तो सबसे पहले दिमाग में जो नाम आता है वो रेड क्रॉस का ही आता है। तो जी हाँ, वो इस स्तर पर इतने विस्तार रूप से ब्लड संबंधित सेवाएं हम सभी को दे रहा है। बिल्कुल सर, जैसे कि आपने बताया कि जूनियर ग्रुप भी हैं, मतलब काफ़ी यूथ जुड़ा हुआ है। इसका संरचना ही ऐसी है कि प्रदेश के लगभग हमारे इस मध्य प्रदेश रेड क्रॉस सोसाइटी में 18,000 विद्यालय और उसमें अध्ययनरत छात्र वह हमारे जूनियर रेड क्रॉस में कार्य करते हैं। और चूँकि उनको एक सेवा के लिए प्रोत्साहन देना, क्योंकि उन लोगों से एकदम काम तो नहीं लिया जाता, लेकिन उनको इस तरह के सेवा कार्यों के लिए थोड़ा सा प्रेरणा देना, यह हम लोग जूनियर रेड क्रॉस के द्वारा छोटे छोटे कुछ सराहनीय कार्य उनके जो होते हैं वह करते हैं। तो उसमें जूनियर रेड क्रॉस के समस्त छात्र, जैसे कि वृक्षारोपण का कार्य है, उनको सेवा की कहानियाँ बताई जाती है, थोड़ा अपने संस्कृति के हिसाब से कि हमें क्या सेवा कर सकते हैं, एक मन में एक ऐसा सेवा का बीज बोया जाता है। जी बिल्कुल। और यह जूनियर रेड क्रॉस करता है, लेकिन यूथ रेड क्रॉस जो है वह ग्राउंड पर कार्य करती है। तो उसमें आपदा के समय हमारे सारे वॉलेंटियर्स आपदा में कभी भी सर्वप्रथम पहुंचते हैं, और जो आपदा में राहत सामग्रियां हैं वह रेड क्रॉस द्वारा प्रदत्त की जाती है, और अन्य जो समय समय पर उपयोगी जो अपने प्राकृतिक आपदा चूँकि भिन्न भिन्न तरह की होती है, तो उसमें यह कार्य करती है। जी बिल्कुल। तो चलिए दर्शकों, यहाँ पर एक और ठंड से संबंधित सलाह आपको देते हैं। ठंड से संबंधित एक जानकारी आपके साथ साझा करते हैं। 5 साल से छोटे बच्चों को ठंड के प्रकोप से बचाकर रखना चाहिए। फुल स्वेटर, टोपा और ग्लव्स पहना कर रखना चाहिए। बिल्कुल दर्शकों, क्योंकि बच्चे उनकी इम्यूनिटी अभी इतनी डेवलप नहीं हुई होती है, तो ठंड का असर उन पर ज़्यादा देखने को मिलता है। सबसे पहले सर्दी खांसी उनको ही होती है, और जब घर का एक बच्चा बीमार होता है तो समझिए पूरे घर की आफत हो जाती है। क्योंकि देखिए, हम बड़े तो फिर भी समझ लेते हैं, दवाई खा लेंगे या फिर जो भी हमारे घरेलू उपचार होते हैं हम वो भी कर लेते हैं, लेकिन एक बच्चे को दवाई खिलाना या फिर जो घरेलू हमारे उपचार होते हैं जैसे कि भाप लेना और भी जो कुछ, वो मानने के लिए आसानी से तैयार नहीं होते हैं। तो बेहतर होगा कि हम उन्हें सर्दी ही ना होने दें, क्योंकि अगर एक बार उन्हें सर्दी हो गई तो वो लंबे खिंच भी जाती है और उसका जल्दी ठीक भी नहीं होती, क्योंकि उनकी इम्यूनिटी काफ़ी वीक होती है। तो बिल्कुल आइए हमारे साथ, क्योंकि आज न्यूट्रिशन एक्सपर्ट हैं, तो मैम से पूछ लेते हैं कि मैम, बच्चों को बार बार सर्दी ना हो, जल्दी सर्दी ना हो, उनकी इम्यूनिटी अच्छी रहे, तो इसके लिए उनका आहार हमें कैसा रखना चाहिए, उनको क्या खान पान में बदलाव करने चाहिए इस समय उनके? जी, जैसे मैंने पहले कहा कि ये गोल्डन पीरियड कहलाता है सर्दी का मौसम। तो इस मौसम में बहुत कलरफुल वेजिटेबल्स आती है, सबसे ज़्यादा हरी भाजियाँ सबसे ज़्यादा आती हैं। स्पेशली बथुआ हो गया जो हमें गर्मी में नहीं मिलता है, बथुआ है, पालक है, मेथी है, अलग अलग भाजियाँ आती हैं, तो उसका प्रयोग करें। उसके पराठे या स्टव पराठा इस तरह से दें, या कटलेट्स दें बच्चों को, और जिसमें आयरन रिच अच्छा मिले और विटामिन सी भी अच्छा रहता है इसमें। तो दोनों का कॉम्बिनेशन होगा तो उनकी इम्यूनिटी डेफिनेटली बढ़ेगी। और साथ ही साथ उनको प्रोटीन भी अच्छा रखें, जैसे कि हल्दी वाला दूध है, काली मिर्च डालकर दें। कई बार लोग क्या दूध ऐसे ही दे देते हैं, तो हल्दी भी डालें उसमें, और थोड़ा सा उसको काली मिर्च तक कम से कम 5 मिनट तक तो उबालें, क्योंकि जब दोनों का कॉम्बिनेशन होगा तब उसमें ज़्यादा प्रभावित होगा वो, और बच्चों पर अफेक्ट करेगा। तो रात के सोते समय दूध दें, और उनकी इम्यूनिटी के लिए मैं कोशिश करें कि नाश्ता भी पैक लंच, जो बच्चे जा रहे हैं और स्कूल जा रहे हैं तो उनके उसमें भी फ्रूट्स के साथ साथ स्टफ्ड जो वेजिटेबल है यूज़ करें, और
कलरफुल वेजिटेबल यूज़ करें जिससे बच्चों को अट्रैक्टिव लगे, बच्चा खाए। जैसे कि पराठा हो गया, या कटलेट फॉर्म में जैसे मैंने बताया सैंडविच दे सकते हैं आप, या आप इसमें जैसे रागी का उपमा बनाकर दे सकते हैं, तो उसमें भी वेजिटेबल्स यूज़ कर सकते हैं। अगर दलिया दे रहे हैं तो उसमें भी वेजिटेबल्स यूज़ करें, स्पेशली मटर है, तो ये सब हाई प्रोटीन डाइट में आता है और इम्यूनिटी रिच डाइट होता है, तो इसका प्रयोग करें, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे खाएं। पुलाव फॉर्म में भी दे सकते हैं, पनीर का यूज़ करें। और इवन आप आजकल जो कोदो कुटकी आ रहा है, ये मैं आपको लेकर आई हूँ, तो ये मिलेट्स भी है, अभी श्रीयन में ये का प्रयोग होने लगा है, तो इसको भी आप कई तरह के व्यंजन बनाकर दे सकते हैं, बच्चों के टिफिन में यूज़ कर सकते हैं। इनका आप चाहे तो पुलाव या खीर या किस तरह से आप इनको उपमा जैसा बनाकर दे सकते हैं, तो इसमें सारी सब्जियां डालकर भी देंगे तो बच्चों को एक पूरा संपूर्ण आहार मिलेगा। तो इस तरह से डाइट में शामिल करें। जी बिल्कुल। मैम, दूध में हल्दी डालकर पीने की बात हुई थी। हाँ। मैम, ये मैंने सुना हुआ है, या फिर कहीं ये भी शायद भ्रांति होगी, इसलिए मैं आपसे जानना चाह रही हूँ कि दूध में जब तक आपको सर्दी नहीं है तब तक तो हल्दी वाला दूध अच्छा होता है, लेकिन एक बार अगर आपको सर्दी हो गई है तो हल्दी वाला दूध क्या कफ बनाता है, उस वक्त हमें रोक देना चाहिए? नहीं, मैंने आपको बोला काली मिर्च भी डालिए, ठीक है। हल्दी में करक्यूमिन नाम का प्रोटीन रहता है, जो ब्लैक पेपर के प्रोटीन से मैच खाता है और उसके कॉम्बिनेशन में ही एब्जॉर्ब होता है। तो इस काली मिर्च अपने आप में एक गर्म स्पाइस होता है वो, तो इसके कॉम्बिनेशन में ऐसा नहीं है कि कफ बनाता है। अगर हल्दी डालकर ले रहे हैं, काली मिर्च डालकर ले रहे हैं, तो वो आपका एक इसमें एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज़ रहती हैं, तो डेफिनेटली वो आपको कहीं ना कहीं फ़ायदा ही करेगा। जी बिल्कुल। तो दर्शकों भूलिएगा नहीं, अगर हल्दी वाला दूध आप ले रहे हैं तो उसमें काली मिर्च ज़रूर डालिएगा। जी हाँ दर्शकों, आपको बताना चाहूँगी कि आज 20 दिसंबर के दिन, जी हाँ आज के दिन हम मानव एकजुट, अंतर्राष्ट्रीय मानव एकजुट दिवस मनाते हैं, जिसे अंग्रेजी में हम कहते हैं इंटरनेशनल ह्यूमन सॉलिडेरिटी डे। जी हाँ दर्शकों, इस दिन के महत्व के बारे में बताना चाहूँगी आपको। अंतर्राष्ट्रीय मानव एकजुट दिवस हर साल 20 दिसंबर को मनाया जाता है। बिल्कुल दर्शकों, और संयुक्त राष्ट्र ने विविधता में एकता के महत्व को समझाने के लिए 22 दिसंबर 2005 को यह दिवस मनाने की घोषणा की थी। इस दिवस को मनाने का उद्देश्य लोगों को विविधता में एकता का महत्व बताते हुए जागरूकता फैलाना है। दुनिया के विभिन्न देश इस दिन अपनी जनता के बीच शांति, भाईचारा, प्यार और एकता के संदेश का प्रसार करते हैं। किसी भी देश का आधार उसकी एकता एवं अखंडता में निहित होता है। हमारे देश की बात करें तो यहाँ कई वर्षों तक गुलामी रही है। इसका सबसे बड़ा कारण था आवाम के बीच एकता की कमी होना। इस एकता की कमी का सबसे बड़ा कारण उस समय में सूचना प्रसारण के साधनों का ना होना था। इस कारण भारत देश में विभिन्न जातियों का विकास भी हुआ। शासन बदलते रहने के कारण एवं विचारों में विभिन्नता के कारण मतभेद भी उत्पन्न हुए थे। देश में सबसे बाद में ब्रिटिश हुकूमत ने राज किया और इन्होंने इसी कमी का फ़ायदा उठाकर फूट डालो एवं राज करो की नीति अपनाई थी। इसी एक हथियार के कारण अंग्रेजों ने भारत पर 200 वर्षों से ज़्यादा गुलामी की थी। इससे जाहिर होता है कि देश का विकास शांति, समृद्धि एवं अखंडता एकता के कारण ही संभव है। आज भी हम कहीं ना कहीं एकता में कमी के कारण अन्य देशों से हम दर्शकों आज भी विकसित देशों में नहीं, हम अभी डेवलपिंग यानी कि हम विकसित हो रहे देशों में आते हैं। तो जी हाँ, एकता बहुत ज़रूरी है और आज का दिन हम सभी के बीच मानवता में एकजुट यानी कि एकता के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए मनाया जाता है। बिल्कुल, और इसी संदर्भ में हमारे साथ कॉल के माध्यम से कार्यक्रम में आगे डॉक्टर उषा जी जुड़ेंगी, जो कि आज इस इंटरनेशनल ह्यूमन सॉलिडेरिटी डे पर हमारे साथ बातचीत करेंगी। उनसे हम संपर्क करने की कोशिश करते हैं। तब तक रश्मि मैम के पास वापस चलते हैं। और मैम मैम जो आप एक्सप्लेन कर रही थी उससे मुझे एक बात याद आई कि इस सर्दियों के समय को गोल्डन पीरियड भी कहा जाता है। तो मैम इस बारे में हमारे दर्शकों को बताइए कि इस समय को, सर्दियों को गोल्डन पीरियड क्यों कहते हैं? गोल्डन पीरियड इसलिए कहा जाता है कि इस मौसम में ही सबसे ज़्यादा हमें प्रकृति ने बहुत सारे पोषण तत्व दिए हैं। विटामिन ए, विटामिन सी, जितने भी हमारे इम्यूनिटी न्यूट्रिएंट्स हैं वो सब इसी मौसम में हमको मिलते हैं। और साथ ही साथ ज्वार, बाजरा, रागी
का प्रयोग भी इसी मौसम में ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ होता है जी। और इसमें हमें प्रचुर मात्रा में कैल्शियम और फाइबर भी मिलता है। और साथ ही साथ अगर हम इस मौसम में इसलिए कहा जाता है कि जो भी खाते हैं तो इजीली डाइजेस्ट भी हो जाता है। जैसे कि हमारा गट हेल्थ अच्छा रहता है और गट हेल्थ इम्प्रूव भी होता है। तो इसमें इसलिए कहा जाता है कि गोल्डन पीरियड इसलिए कहा जाता है कि इसमें हमें जो भी खाएंगे हमारे बॉडी को लगेगा और एब्जॉर्प्शन अच्छा होगा। जी इसलिए बिल्कुल इसे मैम, golden कहीं period ना कहा कहीं जाता है। इस दौरान हमारा मेटाबॉलिक जो रेट होता है वो भी अच्छा हो जाता है। बिल्कुल मेटाबॉलिक पाचन तंत्र, हेल्थ, जी। पाचन तंत्र अच्छा रहेगा और हेल्थ, गट हेल्थ भी अच्छी रहेगी, साथ ही साथ आपकी ब्रेन हेल्थ भी अच्छी होगी। Brain तो आपका इम्यूनिटी लेवल अच्छा बनेगा। यानी कि पूरा स्वास्थ्य संपूर्ण आहार। आपका शरीर के साथ साथ, क्योंकि कहीं ना कहीं आपके मन भी, भोजन पर डिपेंड करता है जी, कि आप जी। किस तरह का भोजन ले जी रहे हैं। बिल्कुल, कहीं ना कहीं हमारा शरीर हमारे मन जी। से, मन हमारा शरीर जी। से जुड़ा हुआ है। तो अगर शरीर अच्छा है तो मन अच्छा है, मन अच्छा है तो शरीर जी, अच्छा है। बिल्कुल। बिल्कुल। गगन सर के पास चलते हैं। और सर, मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि जो रेड क्रॉस सोसाइटी है ये किन किन क्षेत्रों में कार्य करती है और किन किन क्षेत्रों तक अपनी सेवाएं पहुँचाती है? इसका तो क्षेत्र तो पूरा सीमित ऐसा नहीं है। जी। अब चूँकि सेवा का कार्य है तो जब ज़रूरत होती है तो अगर हम एब्रीविएशन देखें सेवा का कि सर्विस एवरीवेयर एनी टाइम, तो यह जब जैसी ज़रूरत है तो उसमें हमारे जो वॉलंटियर्स हैं और हमारे जो कार्यकर्ता हैं वो हमेशा तैयार रहते हैं। और जैसा अभी आपको बताया कि ब्लड बैंक और सेवा और कुछ राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रमों में जी। इसका रेड सर, क्रॉस का जो सहयोग रहता है। कार्यक्रम रेड क्रॉस सोसाइटी के माध्यम से चलाए जाते हैं, हम बिल्कुल उन कार्यक्रमों के बारे में जानेंगे। यहाँ पर हमारे साथ फ़ोन के माध्यम से डॉक्टर उषा जी जुड़ गई हैं। डॉक्टर उषा, बहुत बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में। जी नमस्कार। जी मैम, आज 20 दिसंबर के दिन इंटरनेशनल ह्यूमन सॉलिडेरिटी डे यानी कि हम अंतर्राष्ट्रीय मानव एकजुट दिवस मनाते हैं। तो मैम, इस उपलक्ष्य में क्या कहना चाहेंगे, क्या संदेश देना चाहेंगे हमारे दर्शकों को? देखिए, हम विश्व में मानव एक होना चाहते हैं और ये इसकी संयुक्त राष्ट्र संघ से बड़ी पहल की गई है। लेकिन हमारा देश जो है वो मानवता के दृष्टि से सबसे अग्रगण्य है और इसीलिए हमारा देश जो है विश्व गुरु बनने की क्षमता रखता है। वेद में कहा गया है, संगत सद्वम संवदध्वम संभो मनासी जानताम देवा भागम यथा पूर्वे सज्जा नाना उपासते समानो मंत्रः समिति समानी समानम सम्मनः सह चित्तमेषां समानम मंत्र अभिमंत्रये वह समानेन वो हविषा जुहोमि। हम सभी एक रहें, एक साथ चलें, एक साथ बोलें और एक साथ हम उपासना करें और हम सब मिलजुल कर रहें। ये जो भावना इस सूत्र में अभिव्यक्त हुई है, यह हमारी एक भावना रही है इस देश की और विश्व के लिए संदेश है भारत का कि हम सब मिलकर चलें। इसका अर्थ है कि हम सब हार्मोनाइज्ड हों, हम सब एक दूसरे की भावनाओं का आदर करें, हम एक दूसरे के साथ मिलकर चलने का अर्थ है कि मनुष्य मनुष्य के लिए हमेशा करुणावान रहे, हमेशा उसके चित्त में दया रहे, प्रेम रहे। और इसीलिए कहा गया है कि सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्ति, माँ कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। जो मनुष्य सब में सबको निरोगी देखना चाहता है, जो सबका कल्याण चाहता है, सबका भला देखता है, उस मनुष्य को कभी जीवन में दुख हो ही नहीं सकता है। इसलिए मानवता, यदि हमारे पूरे विश्व में यदि ये मानवता का संदेश जाता है हमारे वेदों के माध्यम से, हमारे संस्कृत वाङ्मय के माध्यम से, तो यह संदेश सर्वश्रेष्ठ है कि हम सबको निरोगी देखना चाहें, सबको स्वस्थ देखना चाहें। और इसके लिए मनुष्य यदि उपक्रम करे और मनुष्य में दया और प्रेम का संचार हो, क्योंकि मनुष्यता जो है वो बहुत बड़ी बात होती है। पशु जो है वो सदैव ही पशु रह सकता है, लेकिन मनुष्य जिस तरह से उत्पन्न हुआ है इस धरती पर वो वैसा ही नहीं रहता है। वह उससे उसके आगे जाने की बहुत संभावनाएं हैं और इसीलिए यह शब्द बनाया है कि मनुष्य और मनुष्यता, मानव और मानवता, ये ताओ
जो जी, प्रत्यय जी। लगाया गया है ये जी। बहुत महत्वपूर्ण है। उषा जी, बहुत बहुत अच्छी बात आपने कही, मानव और मानवता, और बहुत अच्छा संदेश है आपने आज हमारे साथ साझा किया। आज 20 दिसंबर इंटरनेशनल ह्यूमन सॉलिडेरिटी डे के उपलक्ष्य पर। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद मैम हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस संदेश को हमारे साथ साझा करने के लिए। चलते हैं वापस गगन सर के पास, और सर से हम जान रहे थे रेड क्रॉस के कार्यक्रमों के बारे में, तो सर मैं चाहूँगी कि अपने उस उत्तर को आप जारी रखें। जैसा कि रेड क्रॉस के जो पूर्व में कार्य बताए, जी उसके अतिरिक्त रेड क्रॉस के द्वारा बहुत सारी जगह पर एम्बुलेंस सर्विसेज, और जैसा कि उस एम्बुलेंस की आपको मालूम ही है जी। कि विगत दिनों हमने वैश्विक आपदा के समय देखा है कि कितनी कैसी ज़रूरत पड़ी थी और सेवा के क्षेत्र में कार्य करने की आवश्यकता पड़ी थी। जी और रेड क्रॉस का वैसे भी जो सप्त बिंदु है, उसका प्रथम बिंदु मानवता से शुरू होता है, तो उसका मानवता, निष्पक्षता, तटस्थता, स्वतंत्रता, सेवा और एकता। तो एकता में हम तो आज चूँकि हम अंतर्राष्ट्रीय मानव एकता दिवस पर यह बात कर रहे हैं, तो वह हमारे उद्देश्यों में ही समाहित है। और मैं ये कहना चाहूँगा कि एम्बुलेंस के अतिरिक्त हमारे यहाँ एक और कार्य क्षेत्र है, वह फर्स्ट एड ट्रेनिंग। तो हम उसमें अपने विद्यार्थियों को, सामान्य जनों को उस फर्स्ट एड ट्रेनिंग का कोर्स हमारे द्वारा, जो हमारी एक जो सेंट जॉन एम्बुलेंस है, उसके द्वारा हम यह पूरे भारत में प्रमाणित संस्था द्वारा यह फर्स्ट एड ट्रेनिंग का एक सर्टिफिकेट कोर्स भी कराया जाता है। और उस सर्टिफिकेट के आधार पर ही कई जगह नौकरियों में, रोजगार में, जैसे इंडस्ट्रियल में जी प्लस माइनिंग में, और ऐसे जगह पे उस सर्टिफिकेट की आवश्यकता होती है, जी। तो वह प्रत्येक जिलों में रेड क्रॉस सोसाइटी द्वारा ही कराया जाता है। जी बिल्कुल। और मैं कहूँगा जी। कि आपने अंतर्राष्ट्रीय मानव एकता दिवस, और सिर्फ हमारे लिए दिवस नहीं है, यह तो हमारे लिए पूरा वर्ष ही होता है। जी। और परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधिमाई। और अगर हम इस परिप्रेक्ष्य में देखें तो अभी कुछ वर्ष पहले 21वीं शताब्दी के पूर्व में पूरे विश्व में इस मानवता के लिए कुछ संगठन द्वारा यह प्रयास किया गया कि हम ग्लोबल पीस, सस्टेनेबल ग्लोबल डेवलपमेंट जी और ग्लोबल एनवायरनमेंट, इसके लिए हम यह कार्य करेंगे। लेकिन हमें इस दिशा में सोचना पड़ेगा कि जिस हम ग्लोबल पीस की बात कर रहे थे, तो वर्तमान में आज हम देख रहे हैं कि ग्लोबल टेररिज्म जी पे हम आकर मिल रहे हैं। जी हम जिस ग्लोबल सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात कर रहे थे, आज हम ग्लोबल रिसेशन की बात और कानाफूसी सुनते हैं। इसी तरह हम जब ग्लोबल पर्यावरण की बात करते हैं, तो उसमें हम आज हमारे लिए चिंता का विषय ग्लोबल वार्मिंग हो गया है। तो इस तरह से हम जो उद्देश्यों को लेकर चले थे, और उसकी आज हमें समीक्षा की ज़रूरत है। तो इस इंटरनेशनल जो ह्यूमन सॉलिडेरिटी डे है, जी इसमें आज यह विश्व में अति आवश्यक है। और हमारी जो संस्कृति है कि हम जो नर से नारायण बनने के लिए जो कार्य करते हैं, और यह बहुत छोटे छोटे संस्कार, उसमें जो सेवा है वह पहला संस्कार होता है। तो इसमें हम इस दिवस में मैं सभी को हम जिस देश में रहते हैं, और उस देश की एकता और अखंडता और विविधता में एकता, जी हमारे संस्कृति की विशेषता, भारत की विशेषता, यह हम अपना नारा भी सुनते हैं। जी। और हम अगर अपने देश में देखें तो हर 8 कोस में और हर 8 मील में यह कहा जाता है कि हमारा पानी भी बदल जाता है और भाषा भी बदल जाती है। जी बिल्कुल। लगभग आज हम उदाहरण दे सकते हैं कि भारत में 6000 जातियां हैं, और हम अपने कुछ छोटे छोटे स्वार्थों के कारण हम भाषा में, जाति में, क्षेत्र में और अन्य अपने कुछ स्वार्थ के छोटे मुद्दों को लेकर हम इस एकता को हम विखंडित करते हैं। और हमारा जो उद्देश्य है, और वह उद्देश्य होना चाहिए कि हमारा राष्ट्र हित, देश हित प्रथम रहे,
और उसके लिए मानवता जो विषय है, मानव एकजुटता, क्योंकि इस प्रकृति की, इस समाज की इकाई, यूनिट मानव है। और तभी हमने अभी पंडित दीनदयाल जी का जो एकात्म मानव सिद्धांत है जी। उसको भी हम सुनते हैं। तो वह इसी ह्यूमन सॉलिडरिटी डे और एकात्म मानववाद प्लस अंतर्राष्ट्रीय मानव एकजुटता दिवस, यह सारी चीज़ें मतलब हम पहले से ही करते आ रहे हैं। अब उसको यूएनए द्वारा इस 20 दिसंबर को यह कार्य किया है। चलिए, यह एक बहुत अच्छी शुरुआत है और इस पे हम लोग सफल होंगे और कार्य भी करेंगे अपने छोटे छोटे संस्कारों के माध्यम से, और हम राष्ट्र हित की ओर आगे बढ़ेंगे। सर, बहुत बहुत अच्छी बात आपने साझा करी, और आपने एक बहुत अच्छी बात बोली थी कि कहीं ना कहीं जो हमारे उद्देश्य थे, जिनको लेकर हम आगे बढ़े थे, मानवता के तौर पर कहें, अब देश की तरक्की के तौर पर कहें, कहीं ना कहीं हम अपने उद्देश्यों से विचलित हो गए हैं। बहुत अच्छी बात आपने कही। तो दर्शकों, आज हमारे साथ रश्मि मैम हैं, जिनसे हम न्यूट्रिशन पर बात कर रहे हैं। उनसे हम बात करेंगे, आगे के हमारे सवाल करेंगे, लेकिन यहाँ पर चलते हैं एक सेगमेंट जो कि हमेशा हम आपके लिए लेकर आते हैं, फिट रहें सदा। अब फिट है तो हिट है, माफ कीजिएगा। तो चलिए आज देखते हैं फिट है तो हिट में हम आपके लिए क्या लेकर आए हैं। आइए दर्शकों, सबसे पहले आपको दिखाते हैं भुजंगासन। विनल, बताइए भुजंगासन। ये आसन पेट के बल लेटकर किया जाता है। दोनों हाथों को ले आइए चेस्ट लाइन, एड़ी से एड़ी, पंजे से पंजा जुड़ा हुआ, चिन जमीन पर। श्वास लेते हुए पूरा उठ जाइए, कोहनियाँ सीधी कर देंगे, हल्का सा ऊपर की तरफ देखेंगे। उसी प्रकार धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए वापस आएंगे। रिलैक्स। इसके बाद आपको वज्रासन की विधि बताते हैं। दोनों पैरों को दंडासन की स्थिति में सामने फैला लीजिए। अब एक पैर फोल्ड करके मोड़कर हिप के पास में, उसी प्रकार दूसरा पैर फोल्ड करके हिप के पास में ले आइए। दोनों हाथों को घुटने के ऊपर रख दीजिए। दोनों आंखों को बंद करके आपका ध्यान, आपकी सजगता स्टमक के ऊपर रहेगी। ब्रीदिंग नॉर्मल रहेगी। कुछ सेकंड्स इसी प्रकार स्थिति में रुकिए। धीरे से श्वास छोड़ते हुए आइए वापस। इसके बाद देखते हैं अश्व संचालन की विधि। ये आसन खड़े होकर किया जाता है। पैर आपके पास पास रहेंगे। पहले श्वास लेते हुए दोनों हाथों को ऊपर की तरफ तानिए, पूरे शरीर को ऊपर की तरफ तानिए। श्वास छोड़ते हुए दोनों हाथों को पैरों के पास लेकर आइए। इसके पश्चात एक पैर पीछे लेकर जाइए, दूसरा पैर दोनों हाथों के बीच में ही रहेगा और ऊपर की तरफ आप देखेंगे। अश्व संचालन आसन। यहाँ ये ध्यान रखिए कि आपके पंजे से आपका घुटना बाहर की तरफ ना जाए, जिससे आपके घुटने पर एडवर्स प्रेशर ना आए। इससे वापस आने की स्थिति देखिए। हल्का सा पीछे की तरफ जाइए और दूसरे पैर को आगे लेकर आइए। पहले घुटने सीधे रखें। श्वास लेते हुए वापस उठिए 90 डिग्री और धीरे से आइए नीचे। रिलैक्स। अब देखते हैं नौकासन, बोट पोज। इसके लिए पहले आप पीठ के बल लेट जाइए। दोनों पैरों को श्वास लेते हुए 30 डिग्री उठाइए। इसके पश्चात हाथ और फिर धीरे से सिर को उठाइए। बॉडी को एक बोट लाइक शेप में लाइए। जब आप ऊपर आ जाएं,
तो ब्रीदिंग को नॉर्मल रखिए। यथाशक्ति जितना आप रुक पाएँ उतना रुकिए। इससे वापस आने के लिए पहले सिर, फिर हाथ और फिर पैरों को नीचे लाइए धीरे से, रिलैक्स। तो दर्शकों, ये हमने कुछ योगा आसन देखे फिट है तो हिट है सेगमेंट में। अब आप सोच रहे होंगे कि ये आसन तो हमने दिखा दिया और वो गार्डन में हो रहे थे, तो देखिए ये सभी आसन आप अपने घर के अंदर भी कर सकते हैं। जी हाँ, मैं बिल्कुल समझ सकती हूँ ये प्रश्न आपके मन में होगा कि इतनी ठंड में बाहर कैसे करें। तो बिल्कुल भी ऐसी बात मन में ना लाएं, आप घर के अंदर भी अपनी योगा मैट का उपयोग करते हुए ये आसन घर के अंदर कर सकते हैं। ठंड हो चाहे गर्मी हो, हमें अपनी फिटनेस का ख्याल रखना ही होता है। और यहाँ पर हमारे साथ निधि पांडे जी जो कि एक डाइटिशियन है, हमारे साथ कॉल के माध्यम से जुड़ी है। निधि मैम, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद शशिका। मैम, ठंड के दिन चल रहे हैं और काफ़ी तेज़ ठंड होने लगी है, और जैसे कि आप जानती हैं कि हम सभी चाय के बहुत एडिक्टेड हैं, चाय के बिना काम नहीं चलता है। तो अब चाय, हमें पता है कि बहुत ज़्यादा चाय हमारे शरीर के लिए अच्छी नहीं होती है, तो चाय को हम हेल्दी कैसे बना सकते हैं कि हमें चाय पीने से हमें अपने आप को रोकना भी ना पड़े और वो हमें नुकसान भी ना करे? देखिए, 2 प्रैक्टिकल टिप्स हैं। पहला तो आप अपना चाय का कप छोटा कर दीजिए जी। अगर छोटा है तो और छोटा कर दीजिए, और चाय के पहले हमेशा 1 गिलास पानी पीजिए, इससे आपका हाइड्रेशन अच्छा रहेगा जी। अब हम चाय में नॉर्मली अदरक, तुलसी, इलायची इतनी चीजें डालते हैं जी। पर ठंड के हिसाब से आप अपनी चाय में दालचीनी मिक्स कर सकते हैं, मुलेठी का पाउडर ऐड कर सकते हैं और उसको अच्छे से बॉईल कर लीजिए, तो आपको शक्कर की जरूरत ही नहीं पड़ेगी जी। पुदीना लीव जो है ये भी चाय को एक बहुत रिफ्रेशिंग सा टेस्ट देती हैं। लेमन ग्रास प्राय आपको सब्जी के ठेले पे अवेलेबल हो जाता है, उसको रोज ऐड कर लीजिए। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं जो उसी चाय के कप को थोड़ा और हेल्दी बना सकती हैं। जी बिल्कुल। और जैसे कि मैम आपने सुन ही लिया होगा कि मैंने खांसा है, सर्दी सबको हो रही है, तो मैम कुछ घरेलू उपचार मैं आपको चाहूँगी कि देखिए सर्दी बार बार हो रही है तो हर बार दवाई खाना संभव नहीं है और जो कि ठीक भी नहीं है, तो घर में वो कौन सी चीज़ें हैं जो घरेलू उपाय जिनको कुछ खाकर, ऐसी चीज़ें जिनको हम घर में ही सर्दी ठीक कर सकते हैं? देखिए, सर्दी का भी रिलेशन होता है आपके गट से। अगर आपका पेट साफ नहीं है, अगर आपको किसी भी तरह का कॉन्स्टिपेशन, ब्लोटिंग, इस तरह की चीजें हैं, तो वो आपको सर्दी करेगा। तो इसके लिए बचने के लिए इजीएस्ट ऑप्शन है कि आप गर्म पानी पीजिए। ये सबके लिए पॉसिबल है और ये हर जगह पॉसिबल है। अब इसके बाद अगर आपको बार बार सर्दी हो रही है तो आपकी दूध वाली चाय बंद करके जितनी चीजें हमने हेल्दी डिस्कस की थी उसको 1 बार या 2 बार पानी में उबाल के लीजिए, यानी काढ़ा फॉर्म में लीजिए, वो आपकी सर्दी ठीक कर सकता है। तुलसी डिटॉक्स वाटर है, 1 लीटर पानी में आपने करीब 10 तुलसी की पत्ती उबाली 10 मिनट के लिए और उसको उसी में रहने दीजिए, फिर दिन भर वही पानी पीजिए। तो ये जो है ये सर्दी होने वाले जो बैक्टीरिया हैं उसको डीएक्टिवेट करता है और म्यूकस को हटाता है। अगर म्यूकस हट जाएगा तो सर्दी अपने आप ठीक हो जाएगी। जी बिल्कुल मैम, बहुत बहुत धन्यवाद इतनी अच्छी बात, इतनी अच्छी सलाह साझा करने के लिए हमारे दर्शकों के साथ। पुनः आपका धन्यवाद। और चलते हैं रश्मि मैम के पास। मैम, आपने श्री अन्न की बात करी थी, तो मैं चाहूँगी हमारे दर्शकों को आप थोड़ा सा विस्तार में बताएं कि श्री अन्न क्या है और कब कैसे हम इसका इस आहार को ले सकते हैं। हाँ जी, इस प्रश्न पर मैं सबसे पहले शुक्रगुजार हूँ हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का कि हमें 50 साल पहले जो हम यूज़ किया करते थे, हम भटक गए थे रास्ते से, तो हम वापस हमें उस रास्ते पर ले गए हैं वो। और इस 2023 को उन्होंने इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स बोला है, घोषित किया है। और हर जगह जो हमारी लोकल क्रॉप्स है उनका, जैसे कि श्री अन्न जितने भी हमारे ज्वार, बाजरा, रागी, जो हमारी बेसिक क्रॉप्स थी जो हम यूज़ किया करते थे 50 साल पहले, तो उनका यूज़ करने के लिए बोला। और इसी देश, भारत देश में ही नहीं बल्कि अन्य देशों में भी उन्होंने कहा है कि इसका प्रयोग हो, जिससे कि इसका प्रचार ज़्यादा उन्होंने किया है। तो ये बहुत, जो हम इतने सालों से बोलते हैं कि मोटा अनाज का प्रयोग करें, जिससे कि सभी जो बीमारी हमें उत्पन्न हुई है पिछले 50 साल में, ओबेसिटी हो गया, डायबिटीज़ हो गया, हार्ट डिसीज़ है, जो पिछले 20 साल से बढ़ती गई हैं, वो इसीलिए हो गई है कि हम लोग मोटे अनाज छोड़ करके रिफाइंड फ्लोर पर आ गए, मैदा पर आ गए हैं, पिज़्ज़ा, नूडल्स, फास्ट फूड, इन पर हमारे बच्चे इनको प्रयोग ज़्यादा करने लगे हैं। तो हमें श्री अन्न का प्रयोग इसलिए करना है कि वो मोटा अनाज है, तो उसमें फाइबर अच्छा है, प्रोटीन अच्छा है और सभी ये हमारी गट हेल्थ को इम्प्रूव करता है।
तो जो ये हमारी लोकल क्रॉप है, जो हमारे ही जलवायु है इसमें उत्पन्न होता है ये। तो यहाँ की जलवायु जो है वो यहाँ के लिए बहुत अनुकूल है। तो एक तो इसमें ज़्यादा पानी की आवश्यकता नहीं रहती सिंचाई के लिए, कि अगर सूखा ज़्यादा इरिगेशन की ज़रूरत नहीं, ज़्यादा पानी की आवश्यकता नहीं रहती कि ज़्यादा प्रोडक्शन हमें करना है तो उसके लिए हमें ज़्यादा पानी चाहिए। तो ये किसी भी जलवायु में अच्छे से उत्पन्न हो जाता है, इसकी पैदावार अच्छे से हो सकती है। और हमें यहाँ पर ज़रूरत है कि हम इसको डिमांड को बढ़ाएं। डिमांड अच्छी होगी तो अपने आप ही इसका पैदावार और बढ़ेगी, और मार्केट में जब भी महंगा चल रहा है तो वो सस्ता होगा। तो श्री अन्न का प्रयोग करें और मोटा अनाज प्रयोग करें, जिससे हमें प्रचुर मात्रा में अच्छा अमाउंट में फाइबर मिले। जी बिल्कुल। सर, मैं आपसे आखिरी में ये जानना चाहूँगी कि रेड क्रॉस सोसाइटी के बारे में हमने इतना जान लिया है, इतना सुना। सर, अगर किसी को उसका सदस्य बनना है, जुड़ना है, तो वो कैसे जुड़ सकता है? देखिए, रेड क्रॉस सोसाइटी में चूँकि यह वॉलेंटियर ऑर्गेनाइजेशन है और इसमें कोई भी व्यक्ति, अब हम जूनियर रेड क्रॉस के माध्यम से 12 से 17 वर्ष जी, और युवा रेड क्रॉस के माध्यम से जो वयस्क है 18 वर्ष का, वह यूथ रेड क्रॉस में अगर महाविद्यालयीन छात्र है तो, और इसके अतिरिक्त भी सामान्य व्यक्ति भी जो इस ऑर्गेनाइजेशन का अपने आप को एक वॉलेंटियर बनाना चाहता है तो उसकी एक विधिवत हमारी आजीवन एक सदस्यता होती है जो किसी भी रेड क्रॉस कार्यालय से ली जा सकती है। उसमें भी हमारे 2 तरह की सदस्यता है, एक आजीवन सामान्य सदस्य और एक संरक्षक सदस्य। 1000 रुपया उसका फीस है, और वह फीस आजीवन मतलब एक सहयोग भी है, और उसी के साथ साथ संरक्षक सदस्य बनने के लिए 25,000 रुपया आजीवन आप उसके संरक्षक सदस्य रह सकते हैं। इसके अतिरिक्त भी रेड क्रॉस में जो भिन्न भिन्न अपने सेवा कार्य में लगते हैं तो उसमें आप अपना डोनेशन भी दे सकते हैं। आपको जो शासन की जो टैक्स की छूट की जो जितने समस्त धाराएं सुविधाएं हैं वह उसमें प्राप्त है, मान्यता प्राप्त संस्था है। तो मैं सभी से आह्वान करूंगा कि अधिक से अधिक लोग इस सेवा कार्य और जो मानव के लिए जो एकता दिवस के उपलक्ष्य में आज जो हम आज मनाने जा रहे हैं जी, उसमें बिल्कुल हम सर, आपकी इस बात से मैं भी दर्शकों को कहना चाहूँगी कि बिल्कुल जितना ज़्यादा हो सके इस सोसाइटी से जुड़िए और अपनी सेवा मानवता के दौर पर लोगों तक पहुँचे। और आज का जो दिन है दर्शकों, अंतर्राष्ट्रीय मानव एकजुट दिवस, ये भी कहीं ना कहीं हमें यही संदेश देता है। रश्मि मैम और गगन सर, आप दोनों को बहुत बहुत धन्यवाद कार्यक्रम में अपना समय देने के लिए। दर्शकों, उम्मीद करती हूँ कि आज का हमारा ये अंक आप सभी को पसंद आया होगा, और अंत में आप सभी को अंतर्राष्ट्रीय मानव एकजुट दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। नमस्कार।